हमें ज्वाइन करेंगे शबर जैदी जो साबिक चेयरमैन FBI हैं। बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब हमें ज्वाइन करने का। बजट आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, इस पे बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं। हुकूमत का ये दावा है कि ये बजट बहुत अच्छा है और हमने ख़ास तौर पे सैलरीड क्लास को जो टैक्स रिलीफ दिया है वो बहुत बड़ा कारनामा है। इसके अलावा भी बहुत सारे उन्होंने टैक्स रिलीफ दिए हैं। 50 करोड़ तक सालाना आमदन के बिजनेस पर सुपर टैक्स ख़त्म कर दिया। क्रेडिट डेबिट कार्ड का बैरून मुल्क इस्तेमाल पर टैक्स 5% से कम होकर 0.5% आ गया। और इसके अलावा बैरून मुल्क असासे रखने पर कैपिटल वैल्यू टैक्स भी ख़त्म कर दिया। ये सारी जो टैक्स ख़त्म किए हैं शबर जैदी साहब, इससे पाकिस्तान में आम आदमी की हालत बेहतर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर आलम साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये बता दूं कि तकरीबन 30 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़रा है कि बजट की नशरियात में मैं नहीं नज़र आया आपको होगा किसी जगह पे भी। शायद आपके साथ जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरा पहला लाइव डिस्कशन है जो आपके साथ आपसे आपकी इज़्ज़त की वजह से, आपके मकाम की वजह से मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आपसे बात करूं। और ये जो मैं आपके सामने नहीं आया था, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, पब्लिक के सामने नहीं आया, उसकी वजह ये थी कि मैं पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि वो किसी मायूसी के दायरे में चली जाएं। मगर हकीकत ये है कि अवाम, चाहे वो अवाम हो चाहे वो ख़वास हो, मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ना हम सच कहना चाहते हैं और ना सच सुनना चाहते हैं। और आपने मुझे कहा, आपने 3-4 मुझे मिसालें दी कि ये चीज़ें हुई और अवाम के लिए एक अच्छा बजट आया। मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, मगर जब पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे आया था एक दिन पहले, तो मैं जब उसको पढ़ रहा था तो मैं उसकी अंग्रेज़ी पढ़ के ये कह रहा था कि अगर आप 76 साल के पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे पढ़ें और जो उसमें पाकिस्तान के लिए कोशिशों की कामयाबी का जिक्र है, अगर वो सच होता तो आज पाकिस्तान की हालत चाइना और अमेरिका से बेहतर होती। तो 76 साल से हम झूठ लिख रहे थे, लिखते हैं हर साल। झूठ तो नहीं कहना चाहिए, एक ख़ास तरीके से लिखते हैं। और वो आप कोई 47 से लेकर आज तक का इकनॉमिक सर्वे उठा लें, हर इकनॉमिक सर्वे ये कह रहा होता है कि बड़ा अच्छा साल आ गया, बस अब आखिरी 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन के बाद बस पाकिस्तान तमाम मसाइल से ख़त्म हो जाएगा। अब पहले में जो आपने बातें की, मैं 3-4 उसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब ने तीन काम किए और जब उसको आए तो हमने उनकी शदीद मुखालफत की कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप। एक उन्होंने काम किया कि प्रॉपर्टी पर चाहे मैं इस्तेमाल करूं या नहीं करूं 7E का टैक्स लगा दिया, जिसको गवर्नमेंट ने नहीं हटाया बल्कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट उसको गैर आइनी करार दे दिया, उसको गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। दूसरी बात उन्होंने ये की कि सुपर टैक्स लगा दिया 10% का, जो बिल्कुल नाजायज़ था, अभी भी नाजायज़ है। आप कह रहे हैं कि इस पर ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म करना नहीं है, वो तो 0 होना था, उसको उन्होंने 10 से 8 कर दिया। तो ये आप बात कर रहे हैं ना कि मैंने ये गलती की। सबसे बड़ी गलती, मैं पाकिस्तान में 2 फॉरेन एसेट की एमनेस्टियाँ लाया था 18 और 19 में। ये सारे पैसे जब पनामा लीक के बाद पाकिस्तान में मैंने सेमिनार किए, लॉ लाया, इमरान खान के ज़माने में लॉ लाया, 18 में नवाज शरीफ के कहने पे कानून लाया कि पनामा लीक में लोग पैसे ले आएँ। हमने गारंटी दी लोगों को कि आप पैसे ले आएँ, हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, इस पैसे पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने उस पर 1% टैक्स लगा दिया, उसका नाम कैपिटल वैल्यू टैक्स था। उस टैक्स से पाकिस्तान के जो पैसे असासे में लेकर आया था वो सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए। 22, 23, 24, 25 22, 23, 24, 25 4 साल तक आप झक मारते रहे। अब आके आपको 26 में अंदाज़ा हुआ कि ये बिल्कुल गलती हो गई है। जब सारे पैसे बाहर चले गए, वह आपने कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़त्म कर दिया। तो मैं ये बात, जिसलिए अफसर आलम साहब, मैं ये सारी बातें करना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं आ नहीं रहा था पब्लिक में। तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि
83 ट्रिलियन का पाकिस्तान का इस वक्त, और आप जितनी बजट की जितनी डिस्कशन सुन रहे होंगे उसमें आपको सब ये कह रहे होंगे कि जी हमारा प्राइमरी सरप्लस है, प्राइमरी सरप्लस है। आम आदमी को प्राइमरी सरप्लस का कब भी नहीं पता कि प्राइमरी सरप्लस क्या होता है। अच्छा जी, अगर आप देखें तो 5000 बिलियन का आपने प्रॉफिट कमा लिया नॉन टैक्स रेवेन्यू से। ये जो 5000 बिलियन का आपने टैक्स कमाया है नॉन टैक्स रेवेन्यू से, ये जो टैक्स है इसमें से बल्क प्रॉफिट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रॉफिट है, उस पैसे पर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों को दिया हुआ है, जो इस वक्त तकरीबन 15 खरब रुपए है। तो आपने एक ट्रांजैक्शन की जहां स्टेट बैंक ने बैंकों को दिया, बैंकों से आपने ले लिया। अब मैं क्या इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, मैं क्या आपको समझाऊं और क्या आपसे इस बात करूं। 83 ट्रिलियन का कर्जा है जिसके ऊपर तकरीबन 10% का इंटरेस्ट है, और आप ये कह रहे हो कि आपने मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल दिया। हाँ, डिफॉल्ट से निकाल दिया, डिफॉल्ट उनकी कमिटमेंट्स पे डिफॉल्ट नहीं हुआ मगर अवाम के साथ डिफॉल्ट हो गया, क्योंकि उनके तमाम तरक्याती प्रोग्राम रुक गए, पीएसडीपी रुक गया, आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गया। तो डिफॉल्ट तो अवाम के साथ हो गया ना, बैंकों के साथ डिफॉल्ट नहीं हुआ, अवाम के साथ डिफॉल्ट कर दिया। ठीक, ये अच्छा ये बात बताओ अफसर आलम साहब, ये किसी इस गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती है कि ये सारी बातें लोगों को समझ नहीं आती। अच्छा जैसे साहब ये बताइएगा, आपने जो बदकिस्मती हमारी बात की है इस पे मुख्तसरन ये बताएं कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान को या हुकूमतों को कि हमारी कोई समत जो है वो दुरुस्त हो जाए और इकॉनमी बेहतर होना शुरू हो जाए। कोई 3 या 4 मेजर स्टेप्स जिस पे तमाम सियासी जमातें, तमाम पावर के मराकज़ जो है मुत्तफिक हों और फिर हम आगे बढ़ सकें। पहली बात ये करनी चाहिए कि हमें अपने दोस्त मुल्कों के साथ बात करके कुछ कर्जा ऑब्टेन कर और आईएमएफ के कर्जे से जान छुड़ाई, आईएमएफ के शिकंजे से जान छुड़ाई जाए। आईएमएफ अब हमारी जान के लिए अजाब बन गया है, क्योंकि हमने उनसे 7-8 बिलियन डॉलर लिया हुआ है, और उस 7-8 बिलियन डॉलर के सिलसिले में जो उनकी दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों ने हमें इतना माजूर कर दिया है कि हमारे पास अब सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई है। आईएमएफ प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए अब जिस शक्ल में उनकी जो कंडीशनलिटीज़ हैं उनके साथ ये नहीं चल सकता, और शायद आप जानते हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम इस वक्त दुनिया में चंद ही मुल्कों में रह गया है, बाकी अब आईएमएफ का प्रोग्राम किसी मुल्क के अंदर नहीं है। पहली बात तो यह है कि नेशनल कंसेंसस डेवलप किया जाए और ये कहा जाए कि हम चाहे परेशानी थोड़ी उठा लेंगे मगर आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो अपनी शराइत पे जाएंगे, उनकी शराइत पे नहीं जाएंगे। ये पहली बात। दूसरी बात आपको ये कहनी पड़ेगी कि आपको ट्रेडर और आड़तियों से टैक्स लेना पड़ेगा, उनको सिस्टम में लाना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडरों से डर गए और काशिफ चौधरी के साथ बैठकर 2 दिन पहले आपने एक स्कीम बना के पकड़ा दी जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसकी कोई प्रैक्टिकल वायबिलिटी नहीं है, और आप उन बाज़ारों से डर रहे हैं, उन ट्रेडर्स से डर रहे हैं, उन पे काम नहीं करना चाहते, तो दूसरी बात। तीसरी बात, आपने ये कहा कि दुबई से जो पैसे, मैं बड़ी मुश्किल से लोगों को कन्विंस करके प्रोग्राम करके ये कह रहा हूँ कि दुबई बैठ गया, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। उस पैसे को आपने पूरा डाइवर्ट कर दिया रियल इस्टेट की तरफ के, यार रियल इस्टेट में डालो, प्रॉपर्टियाँ खरीदो, प्लॉट बनाओ, कारोबार, और यही कारोबार है, बाकी कोई कारोबार ही नहीं है, बस यही कारोबार है कि आपने क्या किया इस बजट में, आपने रियल इस्टेट वाले को अच्छा, अब रियल इस्टेट वाले के ऊपर अफसर आलम साहब मुझे बताएं, आप भी एक बड़े शहर में रहते हैं, मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें रियल इस्टेट वाले का जो किसी गरीब या दरमियाने तबके का हो। 10-10 करोड़, 5-5 करोड़, 50-50 करोड़, 30-30 करोड़ के आप अपार्टमेंट बना के बेच रहे हैं। मुझे तो, मेरे पास तो पैसे नहीं है उसको खरीदने के, तो गरीबों के हाउसिंग स्कीम बननी चाहिए ना, रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन अमीरों के लिए बनानी है तो बना लें, खत्म हो गई बात। ये तीसरी बात। चौथी बात ये है कि आपको अपने इंपोर्ट के
खर्चे कम करने चाहिए, बिला वजह की इंपोर्ट ख़त्म होनी चाहिए। ये जो आपने इंपोर्ट का खाचा खोला है, आप गाड़ियों पे गाड़ियाँ इंपोर्ट करे जा रहे हैं, कभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पर। आप इसको ख़त्म करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर दें, बसों को बढ़ाएं। तो बात ये नहीं है, बात ये है। और आखिरी बात कि आप बैंकों के साथ एक डील करें और उनको जो उनका आपने बैंकों का हनीमून लगाया हुआ है, इस पब्लिक डेट के थ्रू इस डेट को ख़त्म बंद करें। ये जो आप बैंकों को 10% का इस वक्त बैंकों ने 42 खरब रुपए दिए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जिस 42 खरब पर वो 10% का इंटरेस्ट कमा रहे हैं। और उसमें से चलो अगर वो 50% टैक्स भी दे देते हैं तो बाकी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो किस बात के पैसे हैं, वो सारे पैसे जा रहे हैं, वो सारे पैसे जा रहे हैं, वो रुपया घूम रहा है, उसमें अवाम का कोई फायदा नहीं होता। तो बैंकों के साथ बात करें और ख़त्म करें इस किस्से और इस पब्लिक डेट को हैंडल करें, इसको मैनेज करें। ये इस तरह से ये नहीं चल सकता जी। ठीक है शबर ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कुज़े में बंद किया, लेकिन हमारे पास वक्त इतना ही है। उम्मीद थी कि और ज़्यादा भी बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।